आज की डेट है 21 अगस्त। मैं हूं आदित्य और रॉयल्स एजुकेशन की तरफ से मैं लेके आया हूं आपके लिए मुद्दे यूपीएससी के। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया, आदित्य द्वारा रिप्रेजेंटेड है। इस मेल पे आप हमें क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। कोई क्वेरी हो अगर आपकी, या इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और आइए स्टार्ट करते हैं मुद्दा नंबर 1। तो स्वच्छ सर्वेक्षण की हम बात करेंगे, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण क्या है? तो देखो, गवर्नमेंट का ये एक सर्वे प्रोग्राम है, ठीक है। सर्वे प्रोग्राम है। इसमें क्या होता है कि सफाई के इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए एक सर्वे किया जाता है, और जो देश में, हमारे इंडिया में जो सिटीज़ हैं, उनकी एक रैंकिंग बनाई जाती है, ठीक है। इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ ये है कि इससे एक कंपटीशन का फील आएगा, है ना। मतलब जैसे आप इलाहाबाद के हो और मैं दिल्ली का हूँ, तो हम लोग देखेंगे, है ना, कि स्वच्छ सर्वेक्षण में कौन सी रैंकिंग आई। आपने बोला अरे मेरी 5th रैंकिंग आएगी। मैं बोला अच्छा मेरी तो 6th रैंकिंग है, अब मुझे अगली बार इसे फर्स्ट करना है ना। तो एक कंपटीशन की फील आती है। इससे कंपटीशन की फील से एक लोग ये होगा कि लोग सफाई का ध्यान रखेंगे अपने शहर में, और इससे हमारे जो कंट्री है उसमें ओवरऑल जो क्लीनलीनेस का स्टेटस है वो बढ़ेगा। तो इस सर्वे के बारे में क्या है ये मैं आपको बता दूं। ये वर्ल्ड दुनिया का सबसे बड़ा क्लीनलीनेस सर्वे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसमें लगभग 4242 शहरों को कवर किया गया है, ठीक है। 28 दिन तक ये सर्वे चला, और इसमें 5 लाख लगभग डॉक्यूमेंट जो होते हैं, एविडेंसेस होते हैं, प्रमाण होते हैं। 5 लाख डॉक्यूमेंट्स या एविडेंसेस, सबूतों के माध्यम से ये सर्वे कंप्लीट हुआ है। 24 लाख फोटोज़ को इसमें शामिल किया गया। 24 लाख फोटोज़ की माध्यम से जगह जगह पे जाके उन्हें चेक किया गया, और लगभग 2 करोड़ सिटीजन्स का रिस्पॉन्स मिला इस स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए। मतलब 2 करोड़ सिटीजन्स ने, आप कह सकते हो कि वोटिंग टाइप की अपने सिटीज़ के लिए, ठीक है, जो स्वच्छता के मामले में अच्छी हैं। और सबसे बड़ी बात, ये कंप्लीटली डिजिटाइज्ड और पेपरलेस सर्वे है था, ठीक है। कहने का मतलब, इसमें पेपर का इस्तेमाल नहीं हुआ, खर्चा भी कम हुआ, ये सारी बातें। और इन सब में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि इंदौर एक बार फिर से भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है, ठीक है। तो ये था मुद्दा नंबर 1। आइए चलते हैं मुद्दे नंबर 2 पे। तो ये एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था न्यूज़पेपर में कि जो दरअसल क्या हुआ कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में ऐसा बोला कि भाई ऐसा है, जो मैरिज की एज है ना गर्ल्स के लिए 18 ईयर्स रखी गई है, उसे हम बढ़ाने पे विचार कर रहे हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल में कहा जा रहा है, ठीक है, आप उसे बढ़ाने का विचार कर रहे हो, आप 18 ईयर्स है, ठीक है, और ये माना जा रहा है कि गवर्नमेंट गर्ल्स के लिए जो मैरिज की एज है उसे 21 कर देगी। कितना कर देगी? 21। तो यहाँ पे जो इसके ऑथर हैं, उनका ये मानना है कि ठीक है, उनको ये लगता है कि गवर्नमेंट सिर्फ इसको सॉल्यूशन के रूप में देख रही है। जो मदर का न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है, ठीक है, हमारे यहाँ पे जो माँ और बच्चों का जो न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशनल स्टेटस है, उसे बढ़िया करने के लिए गवर्नमेंट इसे वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह देख रही है। ये सही बात नहीं है। मात्र एज, मैरिज एज बढ़ा देने से मदर का न्यूट्रिशनल या बच्चों का न्यूट्रिशनल स्टेटस बढ़िया नहीं हो जाएगा। क्यों? उसके भी कुछ रीजंस दिए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे देखो, पहली बात तो ऑथर कहते हैं कि भाई इस बात पे भी थोड़ा ध्यान दे दो कि फर्टिलिटी रेट है ना, वो क्या हो रही है हमारे देश की, अब डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है, एंड इट इज़ अ फैक्ट, है ना। तो ऐसा मतलब कोई काम नहीं किया जाना चाहिए कि फर्टिलिटी रेट और बहुत कम हो जाए। हमें एक ग्रोइंग इंडिया को, अभी एक यूथ पॉपुलेशन, एक ग्रोइंग पॉपुलेशन की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा तो पॉपुलेशन नहीं चाहिए हमें, ठीक है, ये जाहिर सी बात है। बट एक ऐसी पॉपुलेशन की हमें ज़रूरत है जिसमें थोड़ा यूथ का नंबर ज़्यादा हो। और अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो अब जो यूथ का नंबर है इंडिया में, वो एक तरह से डिक्लाइन करने लगा है। इसके बाद ऑथर ने ये भी कहा है कि अगर आपको जो माएँ हैं और बच्चे हैं, उनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस सुधारना है, तो आप इस बात पे क्यों नहीं ध्यान देते कि उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाए, है ना? ये भी तो एक सॉल्यूशन है, और ये तो मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ऑथर का कहना है कि इस पे ध्यान दिया जाए भाई। और सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि ऑथर का कहना है कि जो न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है ना माँ का और बच्चे का, उसका मेन रीज़न होता है पॉवर्टी एंड एजुकेशन। अगर उनका मतलब न्यूट्रिशनल स्टेटस सही नहीं है, अगर उनमें उन्हें पोषण नहीं मिल पा रहा, तो इसका मेन रीज़न, इसका मुख्य कारण है गरीबी और शिक्षा का अभाव। तो गरीबी और शिक्षा का अभाव, हमें इन दोनों एरियाज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए।
कुल मिला के इस आर्टिकल से ये निकलता है कि ठीक है, एज आप बढ़ा दे रहे हो, 21 कर दे रहे हो, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि एज बढ़ाना इस मुद्दे का पूरा सॉल्यूशन नहीं है ना? पूरा सॉल्यूशन तभी होगा जब हम उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन इंश्योर कर पाएँगे, जब हम पॉवर्टी को हटा पाएँगे, जब हम एजुकेशन दे पाएँगे वुमेन्स को, माँ को, मदर्स को, ठीक है? तो ये था मुद्दा नंबर 2। और अब हम बात करते हैं मुद्दे नंबर 3 की, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई, इसे अप्रूव किया गया है हमारी यूनियन जो कैबिनेट है उसके द्वारा कि ऐसा है भाई, जो एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं ना, अलग अलग एजेंसी करवाती हैं। तो अब क्या होगा कि एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, अकेले ही इन सारे एग्जाम्स को करवाएगी सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि ठीक है, अब देखो यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनआरए सही है या नहीं, तो वहाँ पे आप कुछ चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैं आपके लिए यहाँ पे सेलेक्ट करके लाया हूँ। वो ये हैं कि देखो, एनआरए लॉन्ग टर्म में तभी फ़ायदेमंद होगा, लॉन्ग टर्म में तभी प्रॉफिटेबल होगा, जब क्या होगा कि ये जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की सर्विसेज हैं, ये बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। कहने का ये मतलब है, जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, अगर ये बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग इसे पाते हैं, तभी इसका एक फ़ायदा मिलेगा, है ना? दूसरी बात ये है कि ऑनलाइन टेस्टिंग आप करवाना चाहते हो, है ना? तो उससे पहले ज़रा ये देखो, क्या ऑनलाइन टेस्टिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो ऑनलाइन टेस्टिंग के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, क्या आप उसके लिए तैयार हो? आप हर डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम लेने के लिए आपने प्लान तो बना दिया, क्या आप उसके लिए तैयार हो? नहीं तैयार हो तो फ़ोकस करो। जो इसमें कहा गया है कि 117 जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं, जिनमें ऑनलाइन टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा, वो एक अच्छा डिसीजन है। अगर उन्हें बढ़िया इम्प्रूव नहीं किया गया, अगर ऑनलाइन टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं इम्प्रूव किया गया, तो एनआरए का ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तीसरी बात ये है कि रिक्रूटमेंट जो होगा, ठीक है, जो भर्ती हो रही है, उसकी एक वेल डिफाइंड प्रोसीजर होनी चाहिए, है ना? कहने का मतलब कि एक सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए, बहुत बढ़िया सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए, और इसके साथ साथ हर इंसान को, हर सिटीजन को, इंडिया के जो यूथ है खासकर, जो कि उन जॉब्स को एस्पायर करते हैं, जो कि उन जॉब्स को पाना चाहते हैं, उनमें अच्छी खासी पब्लिसिटी होनी चाहिए जॉब्स को लेकर, है ना? वो अवेयर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई जॉब आई और लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि जॉब आई, है ना? तो गवर्नमेंट को इस एरिया में भी काम करना चाहिए, पब्लिसिटी ऑफ जॉब्स। और कंपटीशन जो है, कंपटीशन को ओपन करना पड़ेगा। कंपटीशन को ओपन करने का ये सेंस है कि हर कोई एक हेल्दी कंपटीशन दे सके, और जो एबल हो, जो योग्य हो, उसे जॉब मिले, ऐसा इंश्योर करना पड़ेगा एनआरए को, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों के साथ देखो, एनआरए का फ़ायदा तो है, बिल्कुल वेलकम किया जाना चाहिए एनआरए को, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को। और इससे होगा क्या, देखो सबसे पहले तो ये बात आपको बता दूं कि गवर्नमेंट का जो सिस्टम होता है, सरकारी कार्यों का जो सिस्टम होता है, उसमें ना एक बहुत ही कॉमन सी लाइन है कि भाई ऐसा है, गवर्नमेंट का सिस्टम है, लेट तो होगा ही, है ना? तो एनआरए जो सिस्टम है, इससे लेट नहीं होंगे, जो काम होंगे, जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है, उसमें तेजी आएगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, ठीक है? ये बहुत ही ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी के साथ-साथ इससे वाइडर एक्सेस भी मिलेगी, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को हो सकता है इससे फ़ायदा मिले। और इन सारी चीज़ों से क्या होगा कि जो स्पीड है, एफिशिएंसी है, इंटीग्रिटी है एग्ज़ाम्स की, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, वो बढ़ेगी, ठीक है? तो इन कुछ खास बातों पे ध्यान रखना होगा एनआरए को, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को, ताकि इसका अधिक से अधिक फ़ायदा इंश्योर कर सकें यूथ्स के लिए, ठीक है? तो अब हम आते हैं आज के लास्ट मुद्दे की तरफ, रिडक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2। ये साइंस का सेक्शन है, ठीक है? तो इसमें हम बात करेंगे कि भाई एक रिसर्च हुआ है ना, कुछ साइंटिस्टों द्वारा, और उन्होंने नया तरीका निकाला है एटमॉस्फेयर में जो CO2 होती है, उसे क्या करने का, रिड्यूस करने का। देखो होता क्या है कि एटमॉस्फेयर में ये है सन, इस इमेज में देखो मैं गोला बना रहा हूँ, गोला नहीं, स्क्वायर टाइप से मैंने बना दिया, स्क्वायर भी अच्छा नहीं है, जो भी भाई आप मान लो। तो ये सन है, ठीक है? सन से आती हैं रेज, क्या आती हैं, रेज। अब ये रेज पड़ती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो कुछ रेज तो देखो ये वाली जो है, जैसा मैं कर्सर में बना रहा हूँ, ये कुछ रेज क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, मतलब आती हैं धरती पे, पड़ती हैं, वापस चली जाती हैं। बट कुछ को क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज हैं, क्या हैं, ग्रीन हाउस गैसेज, कुछ को क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब। ऐसे देखो ये बाहर नहीं निकल पाता। तो जब ये ग्रीन हाउस गैसेज इन लाइट को, सोलर लाइट को, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। लेकिन अगर इन ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा ज़्यादा हो जाए अर्थ एटमॉस्फेयर में, तो क्या होगा,
ज़्यादा सनलाइट ट्रैप होगी, बहुत ज़्यादा सनलाइट ट्रैप होगी और अर्थ का जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब ग्लोबल टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, है ना। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। तो इस चीज़ के लिए दुनिया भर में रिसर्च चल रहे हैं कि कैसे हम जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है उसे किसी दूसरे रूप में कन्वर्ट कर दें और उसकी जो मात्रा है एटमॉस्फेयर में उसे हम कंट्रोल कर सकें। तो रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने क्या किया है कि एक नया तरीका निकाला है कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने का। रिड्यूस का मतलब होता है, देखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो प्रोसेस होती हैं साइंस में। तो जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन हम ऐड होता है तो उसका क्या होता है, रिडक्शन। तो CO2 में इलेक्ट्रॉन को ऐड करा के, ठीक है, एक कैटलिस्ट के माध्यम से कुछ डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाया जाएगा, है ना। यानी CO2 में अगर कुछ कैटलिस्ट के माध्यम से अगर रिडक्शन कराया जाता है तो देखा गया है कि इस प्रोसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन जैसे कुछ प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो जिससे क्या हो जाता है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है, वो मीथेन में या कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है और फिर हम उसे कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करके ये कुछ रिसर्च है, हालांकि अभी रिसर्च पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी हद तक ये सक्सेसफुल रहा है शुरुआती स्तर पे, शुरुआती लेवल पे, और इस पे काम चल रहे हैं और इस तरह के बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं दुनिया में, ठीक है। मुझे इस बात का थोड़ा दुख है कि इंडिया में अभी मतलब कोई खास ऐसा रिसर्च न्यूज़ में नहीं आया, ठीक है। बट हमें उम्मीद है कि इंडियंस भी इस क्षेत्र में कुछ काम करेंगे। सो आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रॉम द साइड ऑफ रॉयल्स एजुकेशन।